बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। दिन रात की कड़ी मेहनत कर उगाते हैं धान, ये है हमारे भारतीय किसान। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति। कृषि जगत से जुड़ी हुई नई नई जानकारियों का भरपूर लाभ लेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में उद्यानिकी खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है उद्यानिकी विकास योजना। मछली पालक मछलियों के लिए ले अनुदान पर सकते हैं पौष्टिक चारा। स्वीट कॉर्न के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद सुगर 75। अब समाचार विस्तार से। राज्य में उद्यानिकी खेती के चहुमुखी विकास के लिए उद्यानिकी विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसान अनुदानित दर पर कुल 12 प्रकार के लाभ ले सकते हैं, जिसमें बागवान, उद्यान मित्र और सामान्य किसान के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण, 90 दिवसीय माली प्रशिक्षण, खुले में और संरक्षित संरचना में फूलों की खेती, कीट रहित सब्जी उत्पादन, गुणवत्ता युक्त फल, फूल, सब्जी का बिचड़ा उत्पादन, गृह वाटिका की स्थापना, सब्जी की तकनीकी खेती का प्रत्याक्षण, मशरूम उत्पादन, पपीता एवं स्ट्रॉबेरी की खेती और पॉली हाउस की स्थापना शामिल है। राज्य के विभिन्न जिलों के मछली पालकों को फीड बेस्ड फिशरीज योजना के अंतर्गत अतिरिक्त मछली उत्पादन के लिए 50% अनुदान पर मछली चारा फ्लोटिंग फिश फीड उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अनुदानित फ्लोटिंग फिश फीड की कीमत 16 रुपये प्रति किलोग्राम है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। मछली पालक भाइयों, ठंड के मौसम में मछलियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। इस मौसम में तालाब का ऊपरी सतह काफ़ी ठंडा हो जाता है। मछलियां निचले सतह पर आकर जमा हो जाती हैं। उनकी सक्रियता काफ़ी कम हो जाती है। इस दौरान उन्हें कम आहार दें, साथ ही तालाब के पानी का उपचार करें। किसान भाइयों, आप ठंड के 1-2 महीने छोड़कर सालों भर स्वीट कॉर्न की खेती कर सकते हैं। झारखंड में स्वीट कॉर्न के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद सुगर 75 या सुगर बेबी का चयन करें। सर्दियों में आपको हमेशा ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में मछली का ग्रोथ जो है एकदम कम हो जाता है। पहले बात तो है मछली पानी का ऊपर लेवल से नीचे की तरफ चला जाता है और उनका हिलना चलना बिल्कुल बंद हो जाता है। उनका हाइबरनेशन मतलब शीत घूम में वो चला जाता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है। तो उस टाइम में आपको खान पान में सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, खान पान में बदलाव लाना पड़ेगा। आप बाकी मौसम में, बरसात में कि गर्मी के टाइम में जैसे हफ्ते में डेली दाना देते थे, ये दाना को आप हफ्ते में 2 से 3 बार करना पड़ेगा। टेम्परेचर अगर 50 डिग्री के नीचे आ जाए तो एकदम बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, उस टाइम में मछलियों में बीमारी फैलने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो आपको पानी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। स्वीट कॉर्न की बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। प्रति हेक्टेयर की दर से 67,000 पौधे लगाएं। प्रति पौधा 2 भुट्टे लगेंगे। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर की दर से 1,32,000 भुट्टे मिलेंगे। किसान भाई, जब भी आप मक्के की सोचते हैं तो आप ये भी सोचना शुरू करें कि हम अपने लिए थोड़े बहुत मात्रा में अपने बारी में लगाएं। मेड़ पे ही लगाइए, एक ही पैकेट लेके लगाइए, लेकिन अपने बच्चों को पहली बार खिला के दिखाइए। फिर उसके बाद आप दिमाग में रखिए कि जिस तारीख को लगाएंगे ठीक 80 से 82 दिन में काप तैयार हो जाएगा और बाज़ार में आप उसको ले जाएंगे। लोगों को बतलाएंगे कि ये स्वीट कॉर्न है, जिससे ये लोगों को जागरूक हो जाए कि जो सामान्य मक्का मिलता है 10 रुपये किलो, ये 35 से 40 रुपये की दर से बेचा जाता है। तो लोगों के अंदर जागरूकता भी हो।
आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक कीट और फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, खेत में भिंडी फसल लगाने से 1 से 1.5 महीना पहले खेत के चारों ओर घेराबंदी के तौर पर 2 कतार मक्का या ज्वार फसल लगा दे। इस घेरे के अंदर की भूमि पर भिंडी लगाएं। भिंडी में बंधक और फल छेदक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के। ये सब हुआ सर, जैसे हमारे कुछ ऐसे किसान हैं जो कि बाहर गए थे, वो लोग सीख के आए। जैसे हम लोग के बीच में है बैजनाथ महतो जी, वो हम लोग को कभी कभी बीच बीच में मीटिंग बिठा के बताते थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्योंकि वो कुछ प्रशिक्षित होकर आए थे कहीं दूसरे जगह से, बाहर से। तो उसी के द्वारा जो है सो हम लोग इस जगह कुछ सीखे कि खेती किस तरह किया जाता है ड्रिप के साथ, या उससे हम लोग को क्या फ़ायदा है। वो हम लोग को हर एक तरह से कुछ कुछ विधि बताए, जो कि हम लोग को कुछ पहले से माने आमदनी भी हो रही है और कुछ पैसा वैसे जो भी है वो सब हो रहा है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। मौसम। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की खेती। वैसे हम सभी जानते हैं कि गन्ने की खेती बहुत ही लाभकारी और बहुत ही सुरक्षित फसल मानी जाती है और गन्ने की खेती वैदिक काल से ही की जाती है, जिससे हमारे पूरे भारतवर्ष में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलता है। आज हम जानेंगे कि वसंतकालीन गन्ने की उन्नत खेती आप कैसे करेंगे। तो चलिए इस विषय को विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं फीचर के माध्यम से। वसंतकालीन गन्ने की बुआई का उपयुक्त समय मध्य फरवरी से मार्च तक माना जाता है। वसंतकालीन गन्ने की खेती के लिए जीवांश युक्त हल्की दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, बसंतकालीन गन्ने का लगाने का अभी उपयुक्त समय है, या फिर कहिए समय आने वाला है। यहाँ झारखंड में जब टेम्परेचर 20 से लेकर 30 डिग्री तक हो जाता है, तब हम गन्ने की लगाई करते हैं और यह टेम्परेचर 15 फरवरी से लेके पूरे मार्च तक रहता है। तो बसंतकालीन गन्ने के लिए हम ये समय लगाने के लिए 15 मार्च से लेकर के और 15 फरवरी से लेके पूरे मार्च तक आप बसंतकालीन गन्ना लगा सकते हैं। जहाँ तक प्रश्न है कि गन्ने के लिए कैसी ज़मीन चाहिए, तो हल्की दोमट मिट्टी गन्ने के लिए बहुत ही उपयुक्त भूमि है और इस तरह की भूमि में आप गन्ने की सफल खेती कर सकते हैं। वसंतकालीन गन्ने की खेती के लिए मिट्टी की अच्छी तरह से जुताई करें और पाटा चलाएं। जुताई के लिए मिट्टी पलट हल, हैरो और कल्टीवेटर बेहतर विकल्प है। गन्ने के खेती के लिए यह जरूरी है कि खेत काफ़ी भुरभुरी होनी चाहिए। तो इसके लिए पहले मिट्टी पलटने वाले हल से हम जिस खेत में गन्ना लगा रहे हैं उसकी जुताई कर दें। उसके बाद फिर हैरो चलावें और 2-3 कल्टीवेटर से उसकी जुताई कर दें। ध्यान रहे कि हर जुताई के बाद पाटा अवश्य दें। इससे क्या होता है कि मतलब खेत जो है ज़्यादा भुरभुरा जाता है, जो कि गन्ने के अंकुरन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। मैं आपको बता दूं कि भुरभुरा इसलिए ज़रूरी है कि गन्ने में जो अंकुरन प्रतिशत है वो अन्य फसलों की मतलब कि के मुकाबले बहुत कम है। 30 से 35% तक इसका अंकुरन रहता है। इसीलिए भुरभुरी अच्छी और भुरभुरी मिट्टी इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। गन्ने की कई प्रजातियां हैं जो देर से पकने वाली, जल भराव से प्लावित क्षेत्र के लिए अथवा तराई क्षेत्रों के लिए होती है। कृषि वैज्ञानिक CO 118, CO 124, CO 237, CO 89003 जैसे वसंतकालीन गन्नों की खेती के लिए अनुशंसा करते हैं। जहाँ तक बसंतकालीन प्रभेद का सवाल है,
तो कई सारी प्रभेदें हैं, जैसे CO 118, CO 124, CO 237 और CO 89003। ये जो प्रभेदें हैं ये बसंतकालीन गन्ने के लिए काफ़ी अच्छी प्रभेद है। जो यह प्रभेद जो है मतलब कि वो 1 साल और 10 से 12 महीने में पक के तैयार हो जाती है जी। सो इन्हीं सब मतलब कि प्रभेदों का किसान भाई चयन कर सकते हैं जी। गन्ना लगाने की 2 विधियां हैं। किसान समतल विधि अथवा फेरो या नली विधि से वसंतकालीन गन्ना की खेती कर सकते हैं। बीजों के बीच की दूरी और लगाने के लिए गहराई वैज्ञानिक सलाह के अनुरूप तैयार करें। 1/3 भाग या अधिक से अधिक 2/3 भाग या कह सकते 1 से 2/3 भाग ऊपर से ही गन्ने के बुआई के लिए उपयुक्त है। और मतलब कि हम गन्ने को काट लेते हैं और इस तरीके से बीज की कटाई करते हैं कि एक मतलब कि वो बीज के डंठल में बीज जो है उसमें 3 आँख होना चाहिए। एक कटाई में एक स्टिक में वो 3 आँख होना चाहिए। और ये कोशिश करें कि हमारा स्टिक की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि 1 मीटर में 4 से 5 मतलब कि स्टिक आ जाए। तो हम इस तरह के पहले बीज करते हैं। और गन्ने में खासकर बीज लगाने पर उसे कीड़े मकोड़े का खासकर दीमक और चींटी का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम पहले जो है गन्ने की कटाई कर लेते हैं, बीज की कटाई कर लेते हैं। उसको 8 से 10 घंटे तक पानी में भिगो के रखते हैं। उसके बाद उसको निकाल लेते हैं और निकाल के बाद 2 ग्राम बेबिस्टीन या कहिए कि 200 ग्राम बेबिस्टीन 100 लीटर पानी में मिला करके उसको डुबा के 15 से 20 मिनट लगते हैं। लगाने से पहले 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश खेत में डालें। नाइट्रोजन को कई हिस्सों में बांटकर डालें। ऐसा है कि गन्ने में उर्वरक की खपत थोड़ा ज़्यादा होती है, तो 150 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश उसकी आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की 1/4 मात्रा, 1/4 मात्रा, फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय डालें। और जो शेष जो मात्रा है वो 2 बराबर भाग में 45 दिन के इंटरवल पर वो परिवेशन करें। ऊपर ये साइड में जिसको हम बैंड प्लेसमेंट करते हैं उसमें गन्ने में डालें। तो ये तो हो गई उर्वरक की बात। और जहाँ तक सिंचाई का प्रश्न है तो बसंतकालीन गन्ने में कम से कम 6-7 सिंचाई लगती है। गन्ने में सिंचाई ज़्यादा लगती है तो 4 से 5 सिंचाई आप गर्मी के मौसम में करें और 2 सिंचाई बरसात के मौसम में करें। तो सिंचाई का यही प्रारूप है जिससे आप सफल गन्ने का उत्पादन कर सकें। अच्छी फसल के लिए मानवीय विधि अथवा रासायनिक विधि से खरपतवारों को नियंत्रित करें। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए एट्राजीन अथवा पेंडिमेथिलीन जैसी दवाइयों के इस्तेमाल की कृषि वैज्ञानिक सलाह देते हैं। देखिए, खरपतवार के लिए हम एट्राजीन 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर या पेंडिमेथिलीन 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर 700 से 800 लीटर पानी में मिला करके बुआई के दूसरे या तीसरे दिन खेत में छिड़कते हैं। तो इससे हमारा खरपतवार नियंत्रित होता है। जहाँ तक उपज का सवाल है तो पहले तो आप बीज दर हमने नहीं बताया है, तो बीज दर 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज दर लगता है। और इस हिसाब से जो आपको उपज मिलती है वो लगभग 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन होता है यदि वैज्ञानिक विधि से। हालांकि उपज गन्ने की प्रजाति, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और कीट रोग प्रबंधन पर निर्भर करता है, लेकिन औसतन 800 से 1000 क्विंटल की दर से प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त की जा सकती है। कंपोस्ट खाद। किसान भाई, आप सभी जानते हैं कि पौधों को पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलती है कंपोस्ट से, लेकिन जानकारी के अभाव में आप सही तरीके से कंपोस्ट नहीं बना पाते। तो फिर देर न करते हुए आइए हम जानते हैं कि कंपोस्ट बनाने की क्या है विधि और क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। देखते हैं फीचर के माध्यम से। भारत की पारंपरिक खेती में कंपोस्ट का काफी महत्व रहा है। गोबर, जानवरों का मलमूत्र और वनस्पति जन्य कचरे को एकत्रित एवं सड़ाकर बनाया जाने वाला खाद कंपोस्ट खाद है। कंपोस्ट खाद गड्ढा विधि या ढेर अथवा सतह विधि से तैयार किया जा सकता है। कंपोस्ट बनाने की
सबसे पहले ये विधि है कि उसमें जितने भी पतवार होते हैं उसे हम इकट्ठा करते हैं। गाय के जो मल मूत्र गोबर वगैरह जो होते हैं उसको इकट्ठा करते हैं और एक जगह इकट्ठा करके हम उसे गड्ढे विधि पे चाहे सतह पर गड्ढा खोद करके चाहे सतह पर हम बनाते हैं। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए स्थान का चयन सुविधानुसार करें, जहां आसानी से गोबर, वनस्पतिक अवशिष्ट अथवा अन्य पदार्थों को आसानी से पहुंचाया जा सके। 1.5 मीटर चौड़ा और 1.5 फीट ऊंचाई एक हम गड्ढा का आकार खान लेते हैं। अगर गड्ढे से हम बनाते हैं, गड्ढे विधि से बनाते हैं तब, और कंपोस्ट गड्ढे विधि से ही बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट की जहाँ की बात है कि केचुआ के द्वारा अगर खाद बनाते हैं तो उसको हम दोनों विधि से, या तो गड्ढे विधि से भी बना सकते हैं और सतह पर भी बना सकते हैं, लेकिन कंपोस्ट जो बनाते हैं वो गड्ढे विधि से ही बनाने में लाभदायक होता है। इसमें जितने भी प्रकार के खरपतवार होते हैं, खेत में जितने भी पुआल डंठल जो अवशेष होते हैं, फसल के अवशेष होते हैं, डेयरी में जितने भी गोबर मल मूत्र और जो भी ये होते हैं जलकुंभी होते हैं, ये सब को हम एक जगह एकत्रित करते हैं। और जहाँ तक कि गड्ढे की बात हमने बताया कि 3 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और 1.5 फीट ऊंचाई, ये एक हम लोगों ने मिनिमम नाप करके रखा। अगर जगह हमारे पास है तो गड्ढे की आकार को हम बढ़ा भी सकते हैं, डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, लेकिन जितना छोटा गड्ढा रहेगा कंपोस्ट उतना बढ़िया तैयार होगा। तो इसमें गड्ढे को हम 3 भाग में बांटते हैं। 3 भाग में बांटने का मतलब कि गड्ढा जब 1.5 फीट जब ऊंचाई हमारा हो गया सतह से नीचे से, तो उसी में 3 लेयर में हम उसको बांटते हैं। गड्ढा विधि से कंपोस्ट खाद बनाने के लिए गड्ढा को विभिन्न स्तरों में विभक्त कर दें। पहले स्तर पर पहले गोबर, मलमूत्र एवं वानस्पतिक अपशिष्टों को डालें। उसको सबसे पहले कि जितने भी फसल के अवशेष होते हैं, गाय के मल मूत्र होते हैं, गोबर होते हैं, उसको 15 सेंटीमीटर तक उसको हमने भरते हैं। भरने के बाद 5% गोबर के घोल से उसे हम ढक देते हैं और उसके बाद हम उसमें 200 ग्राम यूरिया डालते हैं। यूरिया डालने के इस लेकर के डालते हैं कि जो भी खरपतवार है, खरपतवार को छोटे छोटे पीस में काट करके डालते हैं ताकि वो अच्छी तरह डिकम्पोज हो जाए, सड़ जाए। इसी लेकर के यूरिया डालते हैं कि जल्दी से वो सड़ जाए। कंपोस्ट खाद बनाने के समय ध्यान रखें कि ऐसी जगह का चुनाव करें जो छायादार हो, आसपास पानी का जमाव ना हो और उसमें लगातार नमी बनी रहे। गोबर का लेप तैयार करके बंद कर देते हैं तो पहला लेयर और इसी तरह फिर दूसरा लेयर और तीसरा लेयर का हम बनाते हैं जब तक कि गड्ढे की ऊंचाई हमारे 1.5 फीट ऊंचाई नहीं हो जाए। और ऊपरी सतह को फिर हमने मट्टी के लेप से 5% मट्टी के लेप से उसे हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद गोबर से लेप करके पूरी तरह बंद कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 से 6 महीने में यह खाद हमारा तैयार हो जाता है। कंपोस्ट खाद में मिट्टी के प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति का विकास होता है, मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ती है। बनाने में श्रम एवं समय तो ज्यादा लगता है, लेकिन खर्च में बचत होती है और मिट्टी तथा मानव स्वास्थ्य के लिए यह अच्छा होता है। कंपोस्ट बना कर करके आय को दुगना कर सकते हैं। और ये है कि अपने खेत में अगर वो डाल करके जब हम बुआई करते हैं तो 15 से 20 दिन पहले हम कंपोस्ट को अपने खेत में डाल देते हैं और डालने के बाद फिर फसल लगाते हैं। और ये अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो इन बनस्पत जो केमिकल फर्टिलाइज़र के दूर यूरिया और नाइट्रोजन के बनस्पत, इसमें हमारा 3 गुना और 4 गुना जो फसल जो हमें मिलती है, 3 गुना और 4 गुना हमें इसमें दाम मिलती है। वर्तमान समय में रासायनिक उर्वरकों का प्रचलन ज्यादा है, लेकिन किसान भाई कंपोस्ट खाद अवश्य तैयार करें और खेतों में इसका उपयोग करें। कृषि जगत से जुड़ी हुई कोई भी सवाल हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख सकते हैं खत, और खत लिखने के लिए आपको चाहिए हमारा पता। तो नोट कर लीजिए हमारा पता कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो आज के अंक के लिए बस इतना ही। अगले अंक में बहुत जल्द मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।